हेलो फ्रेंड। कल हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर दिए हैं। सो जो स्टूडेंट उसे नहीं देखे वो जाकर एक बार प्लेलिस्ट से उसे देख लें। आज की वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें केवल 40 झारखंड के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था वनचरीजोर भागलपुर, सिलगई रांची, बरवाडी लातेहार या भागनाडी संथाल परगना। तो तिलका मांझी का विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो था वनचरीजोर भागलपुर में। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब तिलका मांझी से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे तिलका मांझी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो इनके द्वारा जो है किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो तिलका आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तिलका मांझी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तिलका आंदोलन। ये कब से कब स्टार्ट चलता है, तो ये 1783 से लेकर 1785 ईस्वी के बीच में चलता है। ठीक है, 1783 में स्टार्ट होते हैं और उसके बाद 1785 में जब तिलका मांझी को फांसी दे दिया जाता है तो वहाँ तक ये चलता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट नोट डाउन करिए कि तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या है कि तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी का अन्य नाम क्या है, तो जबरा पहाड़िया। ठीक है, उसके बाद ये इसका तो मुख्य केंद्र मैंने बता दिया कहाँ पर है, तो वनचरी जोर भागलपुर में। ठीक है, ये इस आंदोलन को जो मुख्य केंद्र कहाँ पर था, वनचरी जोर भागलपुर। लेकिन पूछा जाए कि इस आंदोलन का व्यापक विस्तार किस क्षेत्र में हुआ। ठीक है, अगर पूछा जाए तिलका आंदोलन का व्यापक विस्तार किस क्षेत्र में हुआ, तो ये संथाल परगना के क्षेत्र में इसका व्यापक विस्तार हुआ था। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद बात किया जाए कि तिलका आंदोलन का जो प्रचार प्रसार के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता था, प्रचार प्रसार के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता था, प्रचार प्रसार। ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता था, तो ये साल के वृक्ष के पत्ते का यूज किया जाता था। साल के वृक्ष का पत्ता का यूज जो है प्रचार प्रसार के लिए किया जाता था। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद पूछा जाए कि तिलका आंदोलन में तिलका मांझी के द्वारा किस युद्ध प्रणाली का जो यूज किया गया था। ठीक है, तिलका मांझी के द्वारा कौन सा युद्ध प्रणाली अपनाया गया था, तो ये छापामारी युद्ध अपनाया गया था। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, छापामारी युद्ध। इस युद्ध को हम और किस नाम से जानते हैं, तो गुरिल्ला युद्ध के नाम से भी जानते हैं। गुरिल्ला युद्ध के जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो महाराजा शिवाजी को कहा जाता है। ठीक है, जो मराठा के शासक थे। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद ये पॉइंट हो गया। उसके बाद पूछा जाएगा कि क्लीवलैंड की हत्या किस वर्ष की गई थी, या फिर तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी तीर मारकर किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी तिलका मांझी के द्वारा, तो ये क्लीवलैंड की। ठीक है, क्लीवलैंड की जो हत्या तीर मारकर तिलका मांझी ने कर दिया, और ये किस वर्ष किए थे, तो 13 जनवरी 1784 ईस्वी को। ठीक है, ये पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए कि किस अंग्रेज अधिकारी की जो हत्या तिलका मांझी ने तीर मारकर कर दी थी, तो क्लीवलैंड को। और कब किया था, 13 जनवरी 1784 ईस्वी को। उसके बाद जो है इससे अन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि तिलका मांझी को पकड़ाने में किसका प्रमुख हाथ था। ठीक है, तिलका मांझी को जो अंग्रेज अधिकारी पकड़ लेते हैं वो किसके सहायता से पकड़ते हैं, तो जराऊ, ये एक जराऊ पहाड़िया सरदार थे, इसके सहायता से जो है अंग्रेज तिलका मांझी को पकड़ लेते हैं। जराऊ पहाड़िया सरदार थे, इससे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये किस वर्ष से पकड़ाए जाते हैं, तो ये 1785 ईस्वी में पकड़ा जाते हैं अंग्रेजों के हाथों में। उसके बाद इन्हें कब फांसी दिया जाता है, तो इन्हें फांसी उसी वर्ष दे दिया जाता है 1785 ईस्वी में। लेकिन इसको पूछा जाए कि जो तिलका मांझी को जो फांसी दिया जाता है वो किस पेड़ पर दिया जाता है, तो ये बरगद का पेड़ था। ठीक है, बरगद के पेड़ पर उन्हें फांसी दी जाती है, बरगद के पेड़ पर। उसके बाद इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड के स्वतंत्र सेनानी में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, शहीद होने वाले पहले कौन थे, तो ये तिलका मांझी ही थे। ठीक है, शहीद होने वाले पहले कौन थे, तो तिलका मांझी थे। तो ये जो है तिलका मांझी से रिलेटेड इतना पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था, 12 अगस्त 1817 में, 15 अगस्त 1817 में, 15 नवंबर 1818 में, या 25 अक्टूबर 1819 में। तो 1857 के विद्रोह के नायक रहे ठाकुर विश्वनाथ शाही का जो जन्म होता है ये होता है आपका
12 अगस्त 1817 में, ठीक है। कब होता है? 12 अगस्त 1817 में। और कहाँ पर होता है ये? बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में, ठीक है। कहाँ पर? तो बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? रांची को, हजारीबाग को, पलामू को या साहेबगंज को? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया था। यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वार का नामांकन किसके नाम पर किया गया था? ठीक है, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश का मुख्य प्रदेश द्वार का नामांकन किसके नाम पर किया गया था? तो बिरसा मुंडा के नाम पर, शेख बिहारी के नाम पर या विश्वनाथ शाही के नाम पर या इनमें से कोई नहीं। तो रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वार का जो नामांकन है ये बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? तो राजीव गांधी के निमंत्रण पर, इंदिरा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के या इनमें से कोई नहीं। तो कार्तिक उरांव जो है जवाहरलाल नेहरू के जो है निमंत्रण पर ये विदेश की नौकरी छोड़कर भारत लौट आते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जो कार्तिक राव हैं जवाहरलाल नेहरू से कब मिलते हैं, किस वर्ष मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू से जो है जो कार्तिक उरांव का जो किस वर्ष मिलते हैं। तो ये 1959 में, ठीक है। कब मिलते हैं? 1959 में। और कहाँ पर मिलते हैं? तो ये लंदन में मिलते हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि कार्तिक उरांव का जो मुलाकात होता है जवाहरलाल नेहरू से किस वर्ष होता है? 1959 में। और कहाँ पर होता है? तो लंदन में होता है। और उन्हीं के कहने पर ये फिर वापस अपने देश लौट आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जत्रा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1912 में, 1913 में, 1914 में या 1915 में? तो जत्रा भगत के द्वारा जत्रा आंदोलन जो है ये स्टार्ट होता है, ताना भगत आंदोलन, ये 1914 में। यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट को भी देख लेते हैं जो एग्जाम में हो सके पूछ दे। सबसे पहले बात किया जाए कि जत्रा भगत कौन से आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो ये ताना भगत आंदोलन था। इस नाम को नोट डाउन कर लीजिए, कौन सा आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन। और इसका जो तिथि है 1914, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो किस वर्ष? तो 21 अप्रैल 1914, 21 अप्रैल 1914 को, ठीक है। ये नेतृत्वकर्ता कौन थे? जत्रा भगत या जत्रा उरांव? जत्रा भगत या जत्रा उरांव, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसका जो उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये स्वशासन, यहाँ पर जो है स्वशासन की स्थापना करना, ठीक है। स्वशासन की स्थापना करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, स्वशासन की स्थापना करना। प्रारंभ में इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभ में इस आंदोलन को हम कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था ये, ठीक है। प्रारंभ में किस नाम से ये जाना जाता था? तो कुरुक धर्म आंदोलन। प्रारंभ में किस नाम से जाना गया? तो कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि हम आदिवासियों का पहला अहिंसक आंदोलन कौन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन, अहिंसक आंदोलन, अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो ये आपका ताना भगत आंदोलन ही था, ठीक है। ताना भगत आंदोलन। ये अहिंसक आंदोलन का रूप कैसे धारण कर लिया? क्योंकि जो जत्रा भगत थे वो गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उन्हीं से प्रभावित होकर ये अहिंसक आंदोलन का रूप ले लिया था। तो इस पॉइंट को आप भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? कोरवा, चेरो, वैगा या खरवार? तो यहाँ पर जो द्रविड़ प्रजाति से संबंधित नहीं है वो हो जाएंगे कोरवा। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कोरवा को जो संबंध किस प्रजाति से है? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कोरवा जनजाति का जो संबंध किस प्रजाति से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से। बाकी यहाँ पर चेरो हो गया, बैगा हो गया, खरवार, ये सब द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल है? रांची, पलामू, संथाल परगना का क्षेत्र या कोल्हान? तो झारखंड में संथालों का जो मुख्य निवास स्थल है वो है संथाल परगना का क्षेत्र। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? सुअर का, बकरा का, बंदर का या हिरन का? तो पूरे उरांव समाज में जिस जानवर का मांस निषेध है वो है बंदर, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर जो बंदर का मांस है वो क्यों निषेध है। आप लोगों को अगर पता है तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किनका संबंध भूमि सर्वेक्षण से है? ट्रेवस सर्वे, ठाकवस सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे या उपयुक्त में से सभी? तो ये सभी जो है ट्रेवर्स सर्वे हो गया, ठाकवस सर्वे हो गया या कैडस्ट्रल सर्वे, ये सभी जो है भूमि संरक्षण से संबंधित है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में लाख का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, देश में सर्वाधिक लाख उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो ये तो आप सभी को पता है, देश का सर्वाधिक लाख उत्पादन जो है ये झारखंड हो जाएगा। यहाँ पर किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा झारखंड में। अब पूरे देश का ये यहाँ पर कितना प्रतिशत लाख का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर पूरे देश का जो है 50%, पूरे देश का जो है 50% लाख का उत्पादन होता है। और इसमें भी लाख का कौन सा किस्म सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, लाख के कौन से किस्म का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर जो 82% जो है 82% वैशाखी टाइप का जो लाह है उसका उत्पादन किया जाता है। कौन सा? वैशाखी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर सिर्फ लाख पूछेगा तो 50%, लेकिन लाख का जो टाइप होता है 3 टाइप का होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो वैशाखी लाह है इसका उत्पादन झारखंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वैशाखी लाह का जो है लगभग 82% जो उत्पादन झारखंड के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लाह का जो है उत्पादन के लिए कौन सा वृक्ष यूज में आता है? ठीक है, लाह का जो किया जाता है उत्पादन वो कौन से वृक्ष में? तो यहाँ पर पलाश हो जाएगा, पलाश का वृक्ष हो जाएगा, कुसुम का हो जाएगा और बेर का। इन वृक्ष में जो है लाह का उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण वृक्ष है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? दामोदर, शंख, स्वर्णरेखा, खरकई या मयूराक्षी? तो जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब थोड़ा स्वर्णरेखा नदी के बारे में जान लीजिए। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये रांची के नगड़ी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? रांची के नगड़ी से। अगर ये ऑप्शन में न रहे तो छोटा नागपुर का पठार, ये भी मार सकते हैं। ठीक है, रांची के नगड़ी से निकलती है या ब्रैकेट में छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, इसका उद्गम स्थल हो गया रांची का नगड़ी या छोटा नागपुर का पठार। इसकी जो टोटल लंबाई ये कितनी है? 470 किलोमीटर का है। ठीक है, ये टोटल जो लंबाई इसका 470 किलोमीटर का। कौन कौन जिले से होकर इसका जो प्रवास क्षेत्र है? तो रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम का क्षेत्र। ठीक है, रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम का क्षेत्र से इसका प्रवास क्षेत्र है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि इसमें जो है ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है। स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी झारखंड की कौन सी है? तो ये हो जाएगी स्वर्णरेखा नदी। इसके बाद इसमें पूछेगा कि इसमें हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर ही है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये हुंडरू जलप्रपात की जो है टोटल लंबाई कितनी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर पता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश में ताम्र अयस्क भंडारण के मामले में झारखंड का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ताम्र अयस्क के भंडारण में जो झारखंड का स्थान है ये हो जाएगा दूसरा। अब पहले स्थान पर कौन है देश का राज्य? तो राजस्थान हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए झारखंड का कौन सा जिला जहाँ पर सबसे अधिक तांबा पाया जाता है, तो ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? ठीक है, झारखंड के किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? तो क्यांत्री चट्टान से, आग्नेय चट्टान से, ग्रेनाइट से या परतदार चट्टान से? तो झारखंड में जो है एस्बेस्टस ये कायांत्री चट्टान से प्राप्त होता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कौन से जिले से प्राप्त होता है? तो सबसे ज़्यादा जो एस्बेस्टस है वो सरायकेला खरसावां, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? ठीक है, झारखंड में जो डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु वो कहाँ पर मिलती है? तो पूर्वी संथाल परगना में, पश्चिमी संथाल परगना में,
रामगढ़ में या सिंहभूम के क्षेत्र में? तो झारखंड में जो डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु है वो सिंहभूम के क्षेत्र में मिलता है, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कनेडा डैम किस नदी पर निर्मित है? स्वर्णरेखा नदी पर, मयूराक्षी नदी पर, दामोदर नदी पर या बराकर नदी पर? तो ये जो कनेडा डैम है किस नदी पर है? तो ये मयूराक्षी नदी पर है, और किस जिले में? दुमका जिले में है, ठीक है। और किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? तो ये कनाडा डैम जो है कनाडा की सहायता से बनाया जा रहा है। अगर इसका जो अन्य नाम पूछेगा तो मसानजोर डैम है, ठीक है। अगर दूसरा नाम अगर मसानजोर डैम या कनाडा डैम दोनों एक ही है, तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा नाम क्या है? मसानजोर। मैं लिख देता हूँ, मसानजोर डैम। कनाडा डैम का ही नाम जो है मसानजोर डैम है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नीचे दिए गए जलप्रपात एवं संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? जलप्रपात और नदी, बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ाघाघ नदी पर, ये सही है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात है कहाँ पर? तो लातेहार में है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, ये भी सही है। हुंडरू जलप्रपात है कहीं पर? तो ये रांची में है। उसके बाद दसम जलप्रपात कांची नदी पर, ये कहाँ पर है? तो रांची में है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद हमारा गौतम धारा मयूराक्षी नदी, नहीं ये मयूराक्षी नदी पर नहीं है, बल्कि ये राढ़ू नदी पर है। कौन सी नदी पर है? राढ़ू नदी पर है, और कहाँ पर है? रांची में है, ठीक है। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर लातेहार में है। हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर है, और ये कहाँ पर है? रांची में है। दसम जलप्रपात आपका कांची नदी पर है, रांची में है। गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर है, और ये रांची में है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा डैश होती है? 1100 mm, 1200 mm, 1250 mm या 1275 mm? तो झारखंड में जो औसत वार्षिक वर्षा है ये 1200 mm या 120 सेंटीमीटर तक होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गढ़वा में, चतरा में, पाकुड़ में या लोहरदगा में? तो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना को जो निर्माण किया जा रहा है वो गढ़वा में किया जा रहा है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती होती है? रेतीली मिट्टी में, काली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में या लाल मिट्टी में? तो झारखंड में जो अरहर और अरंड की खेती होती है वो लेटराइट मिट्टी में होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आप लोग एक आंसर का कमेंट करके बताएं कि अरहर जो है सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अरहर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई? 2012 में, 2016 में, 2017 में या 2019 में? तो झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति जो है ये 2016 में लाई गई थी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई? रांची में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में या दुमका में? तो झारखंड में जो मेगा फूड पार्क है ये कहाँ पर की जाती है इसकी स्थापना? तो ये रांची में की जाती है, ठीक है। कहाँ पर? रांची में। कहाँ पर? तो गेतल सूद में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापना की जा रही है? तो रांची में। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड में प्लास्टिक पार्क जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है? प्लास्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हिजला मेला किस नदी के किनारे पर लगता है? ठीक है, हिजला मेला किस नदी के किनारे पर लगता है? स्वर्णरेखा नदी, खड़काई नदी, दामोदर नदी या मयूराक्षी नदी? तो हिजला मेला जो है इसका आयोजन मयूराक्षी नदी के किनारे होता है, और कौन सा जिला में? तो दुमका जिला में, ठीक है। हिजला मेला का आयोजन कहाँ पर? दुमका जिला में, मयूराक्षी नदी के किनारे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक हितवाद के संपादक किसने किया था? दैनिक हितवाद के संपादक कौन है? तो राधा कृष्ण, शाखाराम गणेश देवशर या फादर डॉक्टर कमिल बुल्को या इनमें से कोई नहीं? तो दैनिक हितवाद के जो संपादक हैं वो शाखाराम गणेश देवशर हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 6, 8, 9 या 10? तो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए जो टोटल सीट है विधानसभा में ये 9 सीट है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और जो एसटी के लिए टोटल सीट कितना है? तो एसटी के लिए जो है 28 सीट है, ठीक है। झारखंड की विधानसभा में टोटल सीट कितना है? 81 है, जिसमें एससी के लिए हो गया 9 सीट, एसटी के लिए 28 सीट और जनरल के लिए जो है 44 सीट। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, ये मैंने काफ़ी बार बताया भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत समान क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपए की राशि पर दिया जाएगा? 20%, 25%, 30% या 35%? तो राज्य सरकार के द्वारा जो है 35% का जो अनुदान 5 करोड़ रुपए के राशि पर दिया जाएगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करगली कोलवासरी कहाँ स्थित है? ठीक है, करगली कोलवासरी कहाँ पर स्थित है? तो ये धनबाद में, बोकारो में, रामगढ़ में या जमशेदपुर में? तो करगली कोलवासरी जो है ये बोकारो में है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुरकुंडा नामक स्थान निम्न से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, भुरकुंडा नामक स्थान निम्न से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए, लाह उद्योग के लिए, तंबाकू उद्योग के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो भुरकुंडा नामक स्थान जो है ये कांच उद्योग के लिए फेमस है, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भुरकुंडा कहाँ पर? तो रामगढ़ में। यहाँ पर जो है कांच का फैक्ट्री खोला गया है जिसका नाम है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। ठीक है, नाम इसका नोट डाउन कर लीजिए, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कौन सा कंपनी? पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल कंपनी कहाँ पर है? धनबाद में, रांची में, बोकारो में या जमशेदपुर में? तो पायराइट फास्फेट एंड केमिकल कंपनी जो है ये धनबाद में स्थित है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। टीआरएफ औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में, पतरातू में, गढ़वा में या बोकारो में? तो टीआरएफ औद्योगिक मशीन कारखाना जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है? ठीक है, कौन से जिला में जो है खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है? तो गुमला में, खूंटी में, साहेबगंज में या पलामू में? तो ये जो है पलामू में। ठीक है, खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तो पलामू में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया? ठीक है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 11,000, 12,000, 15,000 या 16,000? तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत जो है कुल 11,000 जो आवास का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना है किस वर्ष आता है? तो ठीक है, ये किस वर्ष आता है? तो ये 2016-17 के बीच में आता है। ठीक है, कब आता है? तो ये 2016 में आता है। ठीक है, ये किस वर्ष आता है? 2016 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? 3,000, 5,000, 7,000 या 6,000? तो वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना में जो दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है ये 6,000 है, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बनने के समय कितने परमंडल थे? ठीक है, जब झारखंड का निर्माण हो रहा था उस समय राज्य में टोटल कितने परमंडल थे? 2, 3, 4 या 5? तो झारखंड बनने समय जो है राज्य में 4 परमंडल थे। अभी वर्तमान में टोटल परमंडल की संख्या कितनी है? 5 है। जो 5वां परमंडल जुड़ा है वो कोल्हान परमंडल। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि कोल्हान को परमंडल कब बनाया गया। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? दीपक शाह, पी हरिकृष्ण, दीपक सेनगुप्ता या अरूप चटर्जी? तो विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के जो प्रथम शतरंज खिलाड़ी हैं वो दीपक सेनगुप्ता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लोग ये सेट को मार चुके हैं यहाँ पर जो आंसर है ए दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर जो आंसर है आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, दीप सेनगुप्ता इसका सही आंसर होगा। हेलन सोय किस खेल से संबंधित है? हेलन सोय किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से? तो हेलन सोय का जो संबंध है वो हॉकी से है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में वनों के मुख्यतः वर्गीकृत किया गया। ठीक है, झारखंड में जो वन के कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में या 5 वर्गों में? तो झारखंड को जो मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 वर्ग कौन सा है? तो एक हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, पहला कौन सा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, और दूसरा क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वन एवं वन जीव विषय संबंधित किस अनुसूची में शामिल है? संघ सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं? तो वन एवं वन जीव विषय जो है संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले जो वन और वन जीव संबंधित जो भी था ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पहले ये किस विषय का सूची था? तो राज्य विषय का सूची था। उसके बाद कब कौन सा संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे हटाकर राज्य सूची का विषय बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। तोपचाची अभ्यारण्य, गिरिडीह अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं? तो गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्य जीव अभ्यारण्य उसका नाम है पारसनाथ अभ्यारण्य। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं? 2, 4, 5 या 6? तो झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में अतिरिक्त जो है सदस्य हैं वो 6 हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, जेपीएससी के वर्तमान में कौन अध्यक्ष बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष है नीलिमा केरकेट्टा। ठीक है, इसका नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। नीलिमा केरकेट्टा जो है वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।